नमस्कार साथियों, मेरे प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर, आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, आज एक नए विषय के साथ हम और आप वीडियो बने रहेंगे। यदि आप सभी लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर को जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहें। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। यह विषय इम्तिहान से जुड़ा है, यह विषय आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा है, यह विषय आपकी खुशियों से जुड़ा है, यह विषय भविष्य की खुशियों एवं भविष्य की सुरक्षा एवं व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा काबिल हो, योग्य हो, होशियार हो, अपने इम्तिहान में अव्वल आए और इसके अलावा वो नई नई प्रगति की ऊंचाइयों को नित्य रोज छूता रहे। ये हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन क्या यह सपना केवल बात करने से पूरा होगा? इस सपने को पूरे करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, क्रमवार वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप सभी ने यूट्यूब चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक अनवरत पहुँचते रहें। क्योंकि हर वीडियो में एक नए विषय को लेकर, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, एक संजीदे विषय को लेकर, जीवन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर, जीवन से जुड़ी हमारी बदलाव को लेकर, जीवन से जुड़े संघर्ष को लेकर वीडियो में आपके बीच आता रहूँगा। चलिए बात करते हैं वीडियो में बिंदुवार। जी हाँ साथियों, अभी हमने बात की बच्चों के इम्तिहान के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में और बच्चों के परवरिश के बारे में, और बच्चों का शिक्षा का स्तर, बच्चों के सोचने का स्तर, बच्चों की शिक्षा का विकास, बच्चों के अंदर शैक्षणिक रुचि कैसे पैदा करें, इस विषय पर भी हम अभी बात करते रहेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में एक एक बिंदु पर बात किया था कि बच्चों के इम्तिहान की तैयारी के लिए हमें किन किन तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन केवल उनको सामने बैठकर पढ़ाना, उनकी दिनचर्या को सुनिश्चित कर देना, उनको बार बार दिन में ये कहना कि तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इतने नंबर लाना है, तुम्हारा कंपटीशन क्लास के किन बच्चों के साथ है, तुम्हें अपने स्कूल में, अपने नगर में, अपने ज़िले में या अपने प्रदेश में रैंक लानी है। केवल इतने कह देने मात्र से बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होगी और बच्चों का शैक्षणिक स्तर नहीं सुधरेगा, बल्कि उनके ऊपर मानसिक दबाव और बढ़ेगा। तो हम सभी चाहते हैं, सभी अभिभावक, सभी माता पिता, यहाँ तक कि स्कूल के हमारे टीचर्स भी ये चाहते हैं उनके क्लास के बच्चे, उनके स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन हमें उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, हमें उनकी हौसला अफजाई किस तरीके से करना है, हमें उनके आत्मविश्वास में इजाफा कैसे करना है, हमें उनको यह कैसे एहसास कराना है कि उनको चूक कहाँ हो रही है, उनकी गलती कहाँ है, उनको सुधार कितना करना है। क्योंकि यदि हमने उनको एहसास कराने में सफल हो गए तो आपको पढ़ने के लिए उनको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको उनको दबाव देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, लेकिन हम केवल ये जिम्मेवारी उन तक ना डाल के छोड़ें, बल्कि उसमें हम कितने शामिल हैं ये भी सुनिश्चित करें। हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रतिदिन कोचिंग नियमित तरीके से जा रहा है, हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रतिदिन घर में पढ़ रहा है। लेकिन वो कैसे पढ़ रहा है, उसको क्या कठिनाई आ रही है, उसको कहाँ आपके उत्साहवर्धन की आवश्यकता है, उसको किस कठिनाई को दूर करने के लिए उनको कौन से तरीके अपनाने चाहिए, कैसे वो अपनी मैपिंग करे कि उसकी तैयारी कितनी है, कैसे वो अपनी मैपिंग करे कि उसको अपनी तैयारी में सुधार के लिए कैसे वो किस तरीके से प्रयास करना है, अपने पढ़ने के तरीके को बदलने के लिए वो टिप्स कैसे हासिल करे। क्योंकि बच्चों को पास तजुर्बा नहीं होता है। हमें आपके तजुर्बे से या अपने आसपास रहने वाले अध्यापकों के तजुर्बे से या फिर एक्सपर्ट के माध्यम से ये ज़रूर जानें क्योंकि उनको सुधार की आवश्यकता कहाँ है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, आप निश्चिंत रहते हैं कि हमारा बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है, बच्चे होमवर्क करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा प्रतिदिन पूरा होमवर्क करता है। लेकिन लिखना और रटना और याद करना और उसको याद रखना और इन सब चीज़ों के बाद परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा की कॉपी में उत्तर लिखने में बहुत फर्क होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को आता तो बहुत कुछ है, बच्चों को याद सब कुछ है, बच्चों को पूरी तरह से कंठस्थ हो गया है, लेकिन लिखने में अभ्यस्त नहीं है। कई बार उनको लिखने में शब्दों की बनावट, उनकी हैंडराइटिंग, लिखने की स्पीड
इम्तिहान में कितनी देर तक कौन से क्वेश्चन को हमें उसको हल करने के लिए कितना समय देना चाहिए। इम्तिहान में जब पेपर मिलता है, जब पर्चा मिलता है, जब पेपर मिलता है तो बच्चों को किस तरीके से रीडिंग करनी चाहिए और कितनी देर बाद अपने पेपर में कौन से उत्तर के साथ उनकी शुरुआत करनी चाहिए, ये ज़रूर उनको बच्चों को आप ज़रूर बताएं। आपके बच्चों का कई क्लास में, बड़ी क्लास में एग्ज़ाम सेंटर बदल जाता है, दूसरे विद्यालयों में या किसी कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर होता है, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी ये और होती है कि वो नए माहौल में जाते हैं। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जब उनका एग्ज़ाम का सेंटर बदलता है तो वो होता क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो हम अभिभावकों की यह एक जवाबदारी है कि यदि आपके बच्चों का एग्ज़ाम का सेंटर किसी अन्यत्र स्कूल में होना है या अन्यत्र किसी जगह होना है, तो आप उनको एक दिन का समय निकालकर उन बच्चों को उस प्रक्रिया से अवगत जरूर कराएं। हो सके तो उन बच्चों को उन दूसरे स्कूलों में ले जाकर उस प्रक्रिया के बारे में वहाँ पदस्थ अध्यापकों से जरूर चर्चा करें, क्योंकि जब बच्चे पहले दिन अपने एग्ज़ाम के हॉल में बैठते हैं और दूसरे अन्यत्र जगह सेंटर में जाते हैं तो उनके अंदर घबराहट होती है। उनका क्लासरूम कहाँ होगा, उनका रोल नंबर कैसे मिलेगा, इसमें क्या मेरे ही विद्यालय के बच्चे आएंगे, क्या अन्य विद्यालय के बच्चे आएंगे। इन सब चीज़ों से उनसे चर्चा कर उनके मन का बोझ जरूर हल्का करें। उनको बताएं यह एक सामान्य प्रक्रिया है, आपका तो केवल विद्यालय बदला है लेकिन विषय और कोर्स तो वही है। उनको आत्मविश्वास के साथ इन सब चीज़ों से रूबरू जरूर कराएं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चे ने होमवर्क किया, अच्छी बात है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन उनकी मैपिंग उनके साथ बैठकर ज़रूर करें। आप एक रजिस्टर लें, पेन लें, उस रजिस्टर पेन में एक टेबल बनाकर 5 कॉलम बनाएं, जिसमें सब्जेक्ट, एक कॉलम में सब्जेक्ट लिखा हो, दूसरे कॉलम में उसके टोटल चैप्टर लिखे हों, तीसरे कॉलम में कंप्लीट चैप्टर लिखे हों, चौथे कॉलम में उनका जो अच्छे से कंठस्थ है उन चैप्टरों की संख्या लिखें, जो कम याद है उन चैप्टरों की संख्या लिखें, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उन चैप्टरों की संख्या लिखें। इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे तो बच्चों को अपने आप लगेगा कि हमारे किसी एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे साइंस के विषय में यदि 25 चैप्टर हैं, उनके स्कूल में 25 हो गए हैं, तो उनको अच्छे से कंठस्थ यदि 10 हैं तो बच्चों को उसी में फिल्टर हो जाएगा। बच्चों के वर्गीकरण में समझ में आ जाएगा कि हमें 25 में से यदि 15 चैप्टर याद हैं तो अभी हमें 10 और करने हैं। तो वो अपनी समय सारणी के हिसाब से उस पढ़ाई की प्रक्रिया को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का काम करेंगे। इस प्रक्रिया से बच्चे अपनी मैपिंग करेंगे और उनको अपने आप रियलाइज हो जाएगा, उनको अपने आप एहसास हो जाएगा कि उनको अपनी जगह सुधार क्या करना है। जब बच्चों को अपनी कमज़ोरी का पता चल जाता है, जब बच्चे अच्छे तरीके से अपनी मैपिंग कर लेते हैं, जब बच्चे विषय वार अपनी कमजोरियों का एहसास कर लेते हैं, तो हर कोई अपनी कमजोरी को सुधारने का प्रयास करता है। बशर्ते वह निर्भर करता है आप अपने बच्चे के साथ कितना समय सकारात्मक तौर पर बिता रहे हैं। इम्तिहान का भय मत दिखाएं, परीक्षा में अधिकतम नंबर हासिल करने का दबाव न दें, लोगों से तुलना न करें। तुलना का आशय विद्यालय में पढ़ने वाले, एक साथ क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनकी तुलना न करें। उनका बौद्धिक स्तर अपने छात्रों के साथ तुलना करेंगे तो उनको निश्चित तौर पे निराशा मिलेगी और वो इम्तिहान के एन वक्त पर बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन आता है, एक दबाव आता है, एक उलझन पैदा होती है, मन में घबराहट होती है, बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो केवल आपके सामने एक अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर, विद्यालय में अच्छे नंबर हासिल करने को लेकर, परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर घबराते रहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। यदि आप सकारात्मक तौर पर अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, यदि आप सकारात्मक तौर पर उनसे चर्चा करेंगे, उनकी जो कमजोरी है उन कमजोरियों पे हम विषयवार बात करेंगे, उनको पढ़ने के कुछ तरीके बदलने की बात करेंगे। जैसे किसी बच्चे ने एक साइंस के विषय के 2 चैप्टर का तैयार किया है, 2 चैप्टर के प्रश्नोत्तरी को तैयार कर लिया है, तो अब उन अपने बच्चे से ये ज़रूर कहें कि वो अपनी मैपिंग को करने के लिए, अपनी आप की क्षमता को मापने के लिए, लिखने की क्षमता को मापने के लिए वो कितने समय में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखता है, तो उस क्षमता को नापने के लिए रफ रजिस्टर पर विषयवार उससे इम्तिहान के पहले लिख के क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए ज़रूर कहें। हमेशा बच्चे से अपने इम्तिहान की चर्चा ना करें, पूरे दिन एग्ज़ाम की चर्चा ना करें, क्योंकि आप सोचिए जब आप छात्र थे, जब आप पढ़ते थे, जब आपके इम्तिहान आते थे तो आपके अंदर कितना दबाव होता था। वही अवस्था आपके घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट की है, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे की है। आप उनको
इम्तिहान का भय दिखाकर कमरे में बंद न करें, आप उनका मनोरंजन बंद न करें, आप उनका खेल कूद बंद न करें, लेकिन थोड़े समय का पाबंदी जरूर लगाएं उनके ऊपर। उनको ये एहसास कराएं कि यदि आपने 1 घंटे की पढ़ाई किया है तो आप 5-7 मिनट के लिए अपना मनोरंजन के लिए, अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ और काम भी कर सकते हैं। यदि आपने 2 घंटे की पढ़ाई किया है या 3 घंटे बच्चा लगातार बैठकर पढ़ा है तो उसको 1-8 घंटे के आराम दें। उसको अपने मन माफिक जिस चीज़ में वो संतुष्ट होता है, जो खेल उसको पसंद है या जो मनोरंजन उसको पसंद है, उसको करने दें, क्योंकि दिमाग को, हमारी मानसिक स्थिति को भी सामान्य होने की स्थिति में लाना होगा, तब वो आगे की पढ़ाई को अपनी अनवरत जारी रख पाएगा। क्योंकि घंटों से पढ़ाई तय नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने की रुचि के आधार पर यदि उसके कई घंटों बैठने की स्थिति है तो उसको आप डिस्टर्ब न करें। यदि आप उसको लगता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए तो आप उसको ज़रूर समय दें और उसको 2 दिन के बाद उससे ज़रूर पूछें कि आपने जिस विषय को लेकर अपनी तैयारी की है उस विषय में आपको कितना आत्मविश्वास अपने अंदर हो रहा है और कितनी तैयारी के लिए वो आश्वस्त हो चुका है। क्योंकि बच्चे को भरोसा, उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मसम्मान बच्चे का भी होता है। जिस तरीके से आपको अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मसम्मान की चिंता होती है, उसी तरीके से आपके बच्चे को भी या स्टूडेंट को भी अपने आत्मसम्मान की उतनी ही चिंता होती है। उसका आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए उसको आप पढ़ाई के लिए रुचि पैदा करें और हो सके तो अभी समय लगभग इम्तिहान में 1 महीने का समय बाकी है। यदि आपके बच्चे की कमजोरी किसी विषय में या अन्य विषयों में है तो अभी भी वक्त है, उसको आप तैयार करा सकते हैं। बशर्ते आपको भी उसके लिए एक समय निकालना पड़ेगा, आपको भी उसके हिसाब से दिनचर्या को निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक यदि आप उसके साथ नहीं बैठेंगे तो उसको अकेलापन महसूस होगा और वो दबाव में इतना दबता जाएगा, क्योंकि इम्तिहान का दबाव और नंबर लाने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। आप उसको देखते रहें, उसकी मनोदशा को पढ़ते रहें, उसकी मानसिक स्थिति को देखते रहें कि वो मानसिक स्थिति को ये जांचना है कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, कहीं वो दबाव महसूस तो नहीं कर रहा है। दबाव और जिम्मेवारी में अलग फ़र्क होता है। उसको जिम्मेवारी का एहसास कराते रहें और लेकिन दबाव में ना आ पाए, ये देखना आपकी जवाबदारी है। साथ ही यदि उसके साथ पढ़ने वाले कोई अच्छे बच्चे हैं जो जिनके साथ वो बैठ के पढ़ता है, यदि संभव हो आपके घर के आसपास रहता हो तो उस बच्चे को भी उसके साथ पढ़ने के लिए बुला सकते हैं। दोनों बच्चों में यदि कंपटीशन होगा, दोनों बच्चे यदि एक दूसरे से अपनी क्वेरी क्लियर कर लेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो सकता है। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते यदि किसी शब्द में, किसी प्रश्न में यदि कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है, यदि वो समस्या आपसे भी समाधान नहीं होती है तो उसको समाधान करने के लिए तुरंत बोलें। उस बच्चे से कहें उन शब्दों को आप सर्किल में कर लें या उस लाइन को अंडरलाइन कर लें जिसके लिए आप समस्या पैदा हो रही है। फिर उसको जो शब्द आपने सर्किल में किए हैं या जो लाइन अंडरलाइन की है उसको रजिस्टर में खोजने में बड़ी आसानी होगी और उस विषय के बारे में हमें अपने साथियों से, बच्चे को अपने साथियों से या विद्यालय में अपने बच्चा विद्यालय में अपने शिक्षकों से उस पर आसानी से बात कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक सुना, धन्यवाद। मैं आप सभी का सहृदय आभारी हूँ। यदि आप में से किसी भी साथी ने या जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में मैं आपको बारे में एक विषय ला रहा हूँ बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में कि आपके बच्चे स्कोरर कैसे बने। आपके बच्चे अध्ययन पूरा है लेकिन उसको और बेहतर परफॉर्मेंस और स्कोरर कैसे बने, रैंकर कैसे बने, उन बच्चों में अंतर मैं बताऊंगा कि कोई बच्चे 60% लाते हैं, 60 से 70 लाने में क्या प्रयास करना पड़ता है, 70 से 80 लाने में क्या प्रयास करना पड़ता है और 80 से 90 लाने में क्या प्रयास करना पड़ता है और 90 से 95, 96, 97% लाने में क्या प्रयास करना पड़ता है। लेकिन 95, 96 से 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, इस विषय पर मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके बीच आऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो परिवार के साथ बैठकर आप भी देखें एवं अपने बच्चों को भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यह निश्चित तौर पे आपके लिए एक समाधान की तरह है। मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण भरोसा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय जगत
और अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगला वीडियो ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय जगत साथियों।